नमस्कार सभी को दक्षिण कौशल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास पर पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। प्राचीन इतिहास को आज हम एमसीक्यू के रूप में देखते। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर दें आज की क्लास। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन। अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम है। तो छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम जो है वो है दक्षिण कौशल। अब हम थोड़ी सी चर्चा करें। दक्षिण कौशल से पहले हम कोसल साम्राज्य की ओर चर्चा करते हैं। कोसल साम्राज्य। तो कोसल साम्राज्य जो है वो भारतीय गणराज्य के 16 महाजनपदों में से एक था और कोसल साम्राज्य जो है वो कुछ समय बाद दक्षिण कौशल और उत्तर कौशल में बटा। अब हम देखें तो दक्षिण कौशल का जो क्षेत्र था उसमें छत्तीसगढ़ था, पश्चिमी उड़ीसा और मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र आते थे। और साथ ही हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में यूपी के जो और गोंडा जिला और बहराइच के क्षेत्र प्रमुख थे। साथ ही हम दक्षिण कौशल की बात करें तो दक्षिण कौशल में राम जी के ननिहाल के रूप में जाना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि राम जी के बाद जो उनके पुत्र थे लव और कुश, तो कुश जी को दक्षिण कौशल का जो हिस्सा वो राज्य करने के लिए दिया गया और लव जी को उत्तर कौशल का हिस्सा जो है वो राज्य करने के लिए मिला। साथ ही हम ये कहें कि राजा भानु मंदिर की पुत्री जो है वो उनका नाम था कौशल्या और कौशल्या माता के पुत्र थे श्री राम। इस कारण उनका नाम ये राम जी के ननिहाल के रूप में जोड़ा। साथ ही एक और विषय पर चर्चा करें तो छत्तीसगढ़ ही हम देखें तो छत्तीसगढ़ के नामकरण के 300 साल पहले यहाँ गोंड राजाओं का भी शासन था। तो गोंड राजाओं का शासन था तो उस समय में इनका जो नाम था वो दक्षिण कौशल पर। और वो जो गोंड राजाओं के 36 किले हुए करते थे, तो उस किलों के कारण भी इस क्षेत्र का नाम जो है वो दक्षिण कौशल पड़ा गया होगा। अब यहाँ पर कुछ जानकारी है वो आप तो देख लीजिएगा। हाँ, एक चर्चा और करते हैं। प्राचीन काल में प्राचीन काल में रामायण काल करें या प्राचीन काल कहें तो इस क्षेत्र को कोसल या फिर दक्षिण कौशल कहा गया। और महाभारत काल में महाभारत काल में इस क्षेत्र को प्राक कौशल कहा गया। प्राक कौशल। इस प्रकार हमने चर्चा की। अब हम आगे बात करें। सेकंड क्वेश्चन देखें, महाकांता की पहचान किससे की जाती है? तो महाकांता की जो पहचान है बस्तर सिहावा के जमीन प्रदेशों से की जाती है। अब महाकांतर को भी और क्या क्या कहा गया तो महाकांतर को और देखें, एक कांता, चक्रकोट, भ्रमरकोट, भ्रमर कोट, ये सब नामों से जाना गया। अब ये महाकांदा जो है वो वर्तमान में किसका हिस्सा है? ये बस्तर सिहावा प्रदेश का हिस्सा है। सिहावा को भी उनके वती विभाजन के आधार पर लिया गया होगा। साथ ही हम देखें तो महाकांदा के भी कुछ इतिहास है। अगर हम यहाँ पर लिखे 1324 में काकतीय वर्षीय एक शासक हुए, उनका नाम था अन्नमदेव। अन्नमदेव ने बस्तर की स्थापना की। और 1324 में सासी हिलनी की और की चर्चा करें तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऐतिहासिक रूप से बस्तर क्षेत्र जो है वो रामायण काल में दंडकारण्य और महामारी काल में कोसल साम्राज्य का हिस्सा बताया। और यहाँ पर देखें तो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो बस्तर राज्य है ब्रिटिश राज्य के अधीन मध्य प्रांतम बराज का हिस्सा मिला। अब भारत के आजाद होने के बाद 1 जनवरी 1948 को यह बस्तर राज्य में ऑटोमेटिक शामिल हो गया। और साथ ही 1956 में जो पूरा छत्तीसगढ़ था वो मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। तो इस प्रकार जो बस्तर राज्य हुआ तत्कालीन मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। अब उसके बाद हम देखें तो साल 2000 की स्थिति में जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ बस्तर में शामिल हो गया पूरा। अब आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन। अगर हम आगे आए, वनवास काल में भगवान राम का इस राज्य में
निम्नलिखित स्थान से प्रवेश माना गया है। तो किस स्थान से भगवान राम जी का इस राज्य में प्रवेश माना गया है? तो सीतामढ़ी हरचौक। अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो उन्होंने लिखा है उसमें, छत्तीसगढ़ में ये बनास नदी से मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में कोरिया से जिले से प्रवेश किए और उनका प्रथम चरण स्पर्श जो है वो सीतामढ़ी हरचौका में हुआ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है? तो छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है? ठीक, तो वो है महाभारत से। आंसर देखे महाभारत। अब हम देखें ऋषभ देव कौन थे? तो वे प्रथम जैन तीर्थकर थे। ऋषभ तीर्थ गुजी दमोदर जो है जांजगीर चांपा में स्थित है। इस तीर्थ की जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है वो महाभारत ग्रंथ से ही हमने लिया है। अब यहाँ पर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। तो मोरध्वज का संबंध किस स्थान से जोड़ा जाता है? तो इसमें दो जनश्रुति के अनुसार दोनों हम देख सकते हैं, एक है आरंग और एक है रायपुर। ऐसा कहा जाता है कि मोरध्वज की जो राजधानी थी वो है रतन रतनपुर कहे या उस समय महाभारत काल में मणिपुर कहा जाता था। तो इस प्रकार हम इनका संबंध तो रतनपुर से देखते हैं, लेकिन साथ ही इनके पुत्र हुए, मतलब मोरध्वज के जो पुत्र थे वो है ताम्रध्वज। अब ताम्रध्वज का जो संबंध है वो आरंग से लिया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मोरध्वज और ताम्रध्वज जी का सीधा संबंध हम दोनों ही से जोड़ा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन 1 और 4 के हिसाब से हम ले सकते हैं। सॉरी यहाँ पर आरंग और रतनपुर, रायपुर को हमने लिख किया। सो 1 और 3 ये सब। चीनी यात्री वेन ने सिरपुर की यात्रा की। तो सबसे पहले देखते हैं ये इनका क्या नाम है हमें, वेन सांग करें सिया हुआन हुआन सांग कहे। तो ये चीनी नाम थे, चीनी यात्री थे और साथ ही इन्होंने छत्तीसगढ़ में यात्रा की लगभग 7वीं सदी। 639 में ये सिरपुर के साथ साथ मल्हार में भी इन्होंने यात्रा की है। और इनका वेन्सांग जी का भारत आगमन उनके शासन किसके शासन काल में हुआ होगा? तो वे राजा हर्षवर्धन हर्षवर्धन के काल में ये इनका आगमन भारत हुआ। और साथ ही इन्होंने हीनयान और महायान जैसे ग्रंथ को सीखने के लिए, बौद्ध धर्म को बहुत ही गंभीरता से जानने के लिए इनका भारत आगमन हुआ। और इसी क्रम में उन्होंने कहाँ कहाँ पर अपनी ज्ञान प्राप्ति की होगी तो वो थोड़ा देखिए। कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज, नालंदा जैसे मठों में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का इन्होंने अध्ययन किया। और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री भी हासिल। साथ ही इनकी एक किताब बहुत ही फेमस हुई, उनका नाम है सीख योग की। तो अपनी जीवन यात्रा कन्या योग की तीर्थ यात्रा कहिए जो उन्होंने बौद्ध गुरु के रूप में समर्पित कर दी। और वे इस क्रम में भी आगे बढ़ते चले गए और अपनी पूरी जीवन चर्चा और बौद्ध धर्म की बहुत सारी बातें को लेकर और अपना यात्रा वृत्तांत उन्होंने सीयूकी में ही किया, उनकी किताब ही। और छत्तीसगढ़ में जब ये यात्रा कर रहे आए तो उस समय किनका शासन काल था? तो उन समय जो पांडु वंश का शासन काल चल रहा था छत्तीसगढ़ में। स्वागत क्वेश्चन देखे, किस राजवंश काल में छत्तीसगढ़ को मंदिरों का निर्माण काल कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ में मंदिरों का जो निर्माण काल है वो है पांडुवंशी शाखा से। अब हम इसमें भी देखें, अगर हम ऐसा बनाए पांडुवंश, तो पांडुवंश मध्य भारत में पांडुवंश भी थे, 2 भागों में बटे हुए थे। एक है मैकल के पांडुवंश और एक है कोसर। इनमें भी देखें तो मैकल कहाँ पर का क्षेत्र है? अपर कंटा। अब हम देखें थोड़ा सा तो अमरकंटक में इन्होंने शासन किया, एक कोसन क्षेत्र में शासन किया। तो मैका ने भी अमरकंटक क्षेत्र में तो किया ही, साथ ही अगर हम देखें तो इनके जो संस्थापक थे, तो प्रमुख संस्थापक के रूप में जो यहाँ पर हम देखें कोशल कोशल में जो इनका संस्थापक था वह उदया।
लेकिन इनका वास्तविक संस्थापन कौन था? इंद्रबल। तो छत्तीसगढ़ में कोशल के पांडुवंशियों ने शासन किया और इनका जो संस्थापक था वो है उदयन, और इनके वास्तविक संस्थापन की बात करें तो वो होते हैं इंद्रवल। अब ऐसा क्यों कहा हो गया? तो यहाँ पर हम देखें कि मैकल में इन जो शासक में मैकल के आखिरी शासक के रूप में यहाँ पर देखें हम थोड़ी सी चर्चा। पांडुवंश के संस्थापक मानी जाती है। मैकल के आखिरी पांडुवंशी शासक भरत बल के पुत्र थे। कौन थे भाई? तो उदयन ही थे जो है वो भरत बल के पुत्र हुए, और साथ ही इस प्रकार इनके जो वंश था उनका वास्तविक संस्थापक इंद्रबल। इंद्रबल क्यों कहा गया? तो यहाँ पर देखिए भरत बल को ही इंद्र के नाम से जाना जाता था, तो भरत बल के जो पुत्र हुए वो थे उदयन जी, तो उदयन जी को इंद्रबल का ऐसा कहा गया और इंद्रबल के नाम से उनका वास्तविक संस्थापक कहा गया। अब हम आगे देखिए किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख नहीं है? तो किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है? रामायण में तो कौन से चर्चा हुई है, पुराणों में भी हुई है, और महाभारत में तो हुई है। मणिपुर हो गया, और भी मूलध्वज की राजधानी देखे, ताम्रध्वज की राजधानी देखे तो इनका जिक्र है। लेकिन हम अगर वैदिक साहित्य की बात करें, वैदिक साहित्य, तो वैदिक साहित्य में दक्षिणी राज्यों का उल्लेख नहीं मिलता। दक्षिणी राज्यों का उल्लेख न के बराबर है, क्योंकि नर्मदा नदी को भी तो विस्तृत नहीं किया गया है। अब हम आगे देखें, वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कौशल का राज्य की सिद्धि, तो श्री राम ने ये अब देखे तो लव जी का शासन और कुश का शासन, तो दक्षिण कौशल का राज्य दिया गया कुश जी को शासन करने के लिए। और हम इनसे भी देखें तो कुश जी के शासन को ही वहां पर किस किस संप्रदाय की स्थापना हुई, तो कुश श्रेणी हमें यहाँ पर देखें पढ़ ले थोड़ा। कुश वंश से ही कुशवाहा, मौर्य और सैनी शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। कुश के वंश की स्थापना के साथ ही उन्होंने और किस किस क्षेत्र में शासन किया होगा? तो कुश ने कश्मीर, हिंदू सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र और हिंदू कुश के पूरे क्षेत्र में कुश जी ने शासन किया था। अब हम आगे बढ़े, अम, 10वां क्वेश्चन देखे तो पाली का प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था? तो पाली का प्रशस्त मंदिर जो है वो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, बारहवर्षीय विक्रमादित्य ने पाली के प्रस्तर मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में किया था। अब हम थोड़ा सा चर्चा करें विक्रमादित्य कालांतर में इस मंदिर का जीर्णोद्धार, क्योंकि मंदिर बना है तो कभी ना कभी मरम्मत की जरूरत पड़ी होगी, तो मरम्मत को प्राचीन समय में जीर्णोद्धार करा जाता था। जीर्णोद्वार, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि जीर्णोद्वार किसने किया था, बनवाया किसने था? तो जीर्णोद्वार जो है कलचूरी शासक जयाललिदो प्रथम बहुत ही प्रतापी शासक थे, उन्होंने इनका जीर्णोद्वार किया था। अब आगे लिखे 11th क्वेश्चन, रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए? तो रायगढ़ के कबरा पहाड़ से हमें पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। अब रायगढ़ के कबरा पहाड़ जो है वो स्थान कहाँ पर होगा? तो यह स्थान जो है वो रायगढ़ से 8 किलोमीटर दूर ग्राम विश्वनाथ पाली और भद्रपाली के निकट एक स्थान है, और यहाँ पाषाण युग के औजार मिले हैं, साथ ही यह पुरातात्विक स्थल है। अब हम 12वां क्वेश्चन देखें, छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल से शासन करने वाले सरबपुरी राजवंश का राजधर्म क्या था? तो सरबपुरी राजवंश का राजधर्म था वैष्णव। अब हमें जानकारी कैसे मिली होगी कि वैष्णव ही इनका धर्म रहा होगा? तो इनके जितने भी ऐसे कहें अधिकार पत्र, अधिकार पत्र कहे या नोटिस पत्र कहे, उनमें ये गजलक्ष्मी अंकित करते थे, तो गजलक्ष्मी से भी इनका जन्म जो हमें वैष्णव पता होगा। हाँ। और सरबपुरी वंश के बारे में जो जानकारी है वो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखें, कौन सा ऐतिहासिक शास्त्र छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है वो राजीव का अभिलेख। अब राजीव का अभिलेख क्या है? वो राजा नलवंशी शासक विलास तुंगकर आदि कबीले छत्तीसगढ़ के इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। और यहाँ पर देखे कि नल भारतीय एक राजवंश है, और साथ ही नरवंशी शासकों में प्रमुख जो के विलासपुरी जी के, और जिन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया है, और इसी क्रम में इनके राज्य में एक राज्य अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है।
साथ ही हम आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं हमें कि शासन के आधार पर सरगुजा, रक्षेल, ये तो सही है। सरगुजा क्षेत्र में रक्षेल का शासक था जो चौहानों के नाम से जाना जाता था। बस्तर में काकती वंश के शासक अन्नमदेव ने स्थापित कराया 1324 में, वो भी हमने देख लिया। तो बिल्कुल भी बस्तर में काकती शासक तो हुए होंगे। और कवर्धा में राजवंश, ये ये भी सही है हमें बिल्कुल। और राजनांदगांव में कुशवाहा, तो राजनांदगांव में कुशवाहा का बिल्कुल भी प्रमाण नहीं मिलता है। राजनांदगांव के जो शासक थे वो बैरानी वंश के थे। आगे देखें 15 नंबर पर क्वेश्चन, कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन है? तो कांकेर के सोमवंश का संस्थापक हम जानते हैं सिंहराज को माना जाता है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करें तो इस वंश के शासक किस उपाधि को धारण करते होंगे? तो ये जो शासक है वो सिर्फ लिंगोत्पत्ति की उपाधि को धारण करते थे। सोमवंश का शासनकाल अगर छत्तीसगढ़ में देखे तो 1125 से 1344 तक इनका शासन था। सोमवंश पांडुवंश की एक शाखा थी जिसे आगे बढ़ाया गया। अब कलकत्ता में सोमवंश के रूप में कांकेर में ये स्थापित होते हैं। और साथ ही इनके प्रमुख शासकों में देखे तो उदयन, इंद्रबल, नन्नराज, तीवर देव आदि इनके प्रमुख शासक थे। अब हम आगे देखें 16 क्वेश्चन की, बस्तर की कौन महारानी छत्तीसगढ़ की प्रथम एकमात्र महिला शासिका? तो कौन है भाई ये? मौर्य प्रजा, तो प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की प्रथम एकमात्र महिला शासिका की, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं। तो देखिए रुद्र प्रताप देव की मृत्यु के पश्चात उनकी पुत्री जो थी प्रफुल्ल कुमारी देवी को छत्तीसगढ़ में एकमात्र महिला शासिका रहे। तब एक वंश के रूप में हम इसको देखते हैं। बस्तर की रानी प्रफुल्ल कुमारी देवी, शासन इनका था भाई 1922 से 1936 तक। बहुत ही ऐसा कहा गया कि कम समय तक शासन तो किया, लेकिन इनके पिता का क्या नाम था? रुद्र प्रताप देव। इनकी मृत्यु के बाद इन्हें सिंहासन मिला और इनके जो पुत्र हुए वो है प्रवेश चंद्र भंगदेव। और साथ ही इनके जीवन साथी थे जिनसे इनका विवाह हुआ था, उनका नाम है राजकुमार प्रफुल्ल चंद्र भंगदेव। अब यहाँ पर देखते हैं बस्तर स्थित चक्रकोट निम्न में से एक वंश की राजधानी थी। तो हमने पहले ही चर्चा किया, बस्तर को क्या क्या कहा गया? चक्र, भ्रमरपुर, एक काकता, है ना, शब्दों से बस्तर को नाम किया गया है। तो बस्तर स्थित चक्रकोट निम्न राग की राजधानी थी। तो चक्रकोट मुख्य रूप से किसकी राजधानी थी भाई? तो ये छिंदक नागवंशियों की राजधानी थी। अब थोड़ी सी चर्चा हम छिंदक नागवंशियों की करें। छिंदक नागवंश के जो संस्थापक हुए, अगर हम एक बना के देखते हैं, यहाँ पर लिखे छिंदक नाग वंश, तो छिंदक नागु के संस्थापक हुए नृपति भूषण। आगे देखे राजधानी इनकी थी भोगवतीपुरी। अब इन्होंने शासन कितने समय तक किया होगा? तो लगभग यहाँ देखे 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक छिंदक नागवंशियों ने शासन किया। इस काल में बस्तर को भ्रमरपुर चक्रपोट के नाम से जाना जाता था। जानकारी कहाँ से मिली होगी? वो जानकारी जरा वो एराकोट अभिलेख से मिलती है। अब यहाँ पर देखिए धारावर्ष ये लिबर्टी भूषण के उत्तराधिकारी हुए। अब इनके समय में बहुत ही सारी चीजों का निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। जैसे धारावर्ष के समय में बारसूर राजधानी थी, चंद्रदितेश्वर मंदिर, मधुरान्तक देव के समय में चोल शासन के सहयोग से शासन चितक आगवंश के मधुरान्तक देव के ताम्रपत्र अभिलेख से नरबली प्रथा का जो साक्ष्य मिला है। तो नरबली प्रथा का जो साक्ष्य मिला है मधुरान्तक देव के काल में ताम्रपत्र जो मिला है उससे मिला है। साथ ही हम देखें कलचुरी शासक ज्ञानेंद्र प्रथम ने सोमेश्वर के साथ युद्ध हुआ और साथ ही कौन पराजित हुए? तो सोमेश्वर देव जो है पराजित हो गए। साथ ही इनकी पत्नियों और बहुत सारे सिपाहियों को इन्होंने बंदी बना लिया। तो फिर अगर ये सोमेश्वर देव की माता जो गुंड महादेवी थी, उन्होंने अनुनय निर्णय पर फिर उनको छोड़ा गया होगा या फिर लौटाया गया होगा। अब यहाँ पर देखें कन्नड़ देव के शासनकाल में नारायण पाल का मंदिर का निर्माण कराया गया जो भगवान विष्णु को समर्पित है।
चेतक नागवंश से इस वंश के अंतिम शासक कौन हुए? तो अंतिम शासक हुए हरिश्चंद्र देव। हरिश्चंद्र को वारंगल के चालुक्य अन्नम देव ने हराया। मतलब ये कहते हैं चिंदक नाग वंशियों का अंत किसने किया? तो काकती वंशीय शासकों ने किया। अब हम आगे बढ़े। मड़वा महल किस वंश की स्थापत्य कला का नमूना है? तो मड़वा महल की अगर हम बात करें, मड़वा मड़वा जो महल था वो है पड़िनाग वंशी शासकों का स्थापत्य कला का नमूना। अब ये पड़िनाग वंश शासन काल अगर हम इनका देखें तो शासक काल इनका कहाँ था? कवर्धा क्षेत्र में शासन किया लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास। और आप इनकी उत्पत्ति देखें कि कड़ीनाग वंश के शासक का कालक्रम के अनुसार या फिर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी, तो उनकी उत्पत्ति के विषय में एक चर्चित कथा है। एक जातकर्णी ऋषि की पुत्री मिथिला का विवाह जो है अहिनवा राजकुमार से हुआ और अहि मिथिला वंशी ने कहा लिया यही के पुत्र हुए अहिराज। तो फरीनाम वंश का जो प्रथम संस्थापक हुए वो अहिराज। अब साथ ही ये मड़वा महल है या फिर जो इनमें कौन-सी मूर्ति होगी या कौन से देवता का निवास होगा, तो ये दूल्हा-देव का मंदिर है जो मुख्य रूप से शिव जी के रूप में स्थापित है। और ये कहाँ स्थापित है? तो ये स्थापित है ग्राम छपरी में, कवर्धा में। और साथ ही इनके अतिरिक्त तक हम देखें कि कुछ चर्चा हुई या फिर क्या हुआ होगा उस मड़वा महल में जो इतना इनका नाम ही मड़वा रख दिया गया है। तो प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ में मंडप को ही मड़वा कहा जाता था। और एक कलचुरी वंशी राजा हुए राजा रामचंद्र। यहाँ पर हम चर्चा करें, राजा रामचंद्र ने छेदकी महल का निर्माण कराया और साथ ही मड़वा महल में राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह किया। इसी प्रकार उस महल को ही मड़वा महल कह दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कलाकृतियों की बात करें तो कवर्धा महल की कलाकृति करने वाले रा- धर्मराज सीधे और इन्होंने महल के प्रथम गेट को हाथी गेट कहा गया। और साथ ही हम देखें तो बोरम देव मंदिर का जो निर्माण जो है वो गोपाल देव जो बोरम देव के आसपास इन्होंने एक स्थान या चौरा नामक गांव के पास ही बोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये आदिवासी देव का मंदिर है। 1089 में बोरम देव का निर्माण इन्होंने कराया। और साथ ही हम देखें तो गोपाल देव जो है वो परिणाम वंश के 6वें राजा के रूप में विख्यात हुए। अब हम आगे बात करें, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के ऐतिहासिक प्रमाण है? तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र या केसरी बड़ा ताम्रपत्र कहें या फिर फड़िया पाथर अभिलेख, ऐसे ही कुछ अभिलेख हैं, वो संबंधित है नलवंशी शासकों में। अब हम थोड़ी सी चर्चा करें तो नल वंश में जो प्रमुख अभिलेख है वो है रिद्धिपुर, केसरी बेड़ा, फड़िया पाथर, कोड़ागढ़, राजिम के अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त हुई है। इसी से राजिम के अभिलेख को छत्तीसगढ़ के इतिहास के प्रमुख स्रोत माना गया। आज आगे देखें, छत्तीसगढ़ में कहाँ से कुषाण वंश के सिक्के मिले? तो कुषाण वंश के सिक्के जो है वो बिलासपुर से, तेलीकोट, खरसिया से मिला है। थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं तो कुषाण वंश के शासकों ने भारत में सबसे पहले बड़े पैमाने पर सोने के सिक्कों को जारी किया और इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में खरसिया के तेलीकोट से और बिलासपुर से मिले हैं इनके साक्ष्य। अब आगे देखें 21वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति या फिर चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा की कहाँ से प्राप्त हुई है? तो चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा जो है वो मल्हार बिलासपुर से प्राप्त हुई है। अब थोड़ी सी चर्चा हम मल्हार की करते हैं। बिलासपुर से कुछ ही दूरी पर एक ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रमाणित है और यहाँ पर एक संग्रहालय बनाया गया है जहाँ पर बहुत ही प्राचीन मूर्तियों को संग्रहित करके संरक्षित रखा गया है। अब कहाँ है भाई ये मल्हार, किस नदी के किनारे है? तो मल्हार जो है वो लीलागढ़ नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और साथ ही मल्हार में डिंडेश्वरी माता का मंदिर भी बहुत ही प्रसिद्ध है और यहीं पर मल्हार में चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। तो छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन जो है वो मूर्ति मानी गई है। अब हम चर्चा करते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण किस राज्य के किस राजा द्वारा किया गया है? तो महेशपुर के राजा द्वारा प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण किया गया है। और ये महेशपुर कहाँ है? तो महेशपुर जो है वो सरगुजा में ही
महेशपुर के राजा थे, उन्होंने ही प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण कराया। अब ये नाट्यशाला कहाँ है? रामगढ़ की पहाड़ी में, रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेगरा, सीता बेगरा में नाट्यशाला, प्राचीनतम नाट्यशाला विश्व की यहाँ पर निर्मित है और साथ ही महेशपुर के राजा ने इनका निर्माण करा गया है। 23वां क्वेश्चन देखिए, राजा अपीलक किस राजवंश के शासक थे? तो राजा अपीलक किस राजवंश के शासक थे भाई? तो राजा अपीलक सातवाहन वंश के शासक थे। थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सातवाहन साम्राज्य, जिसे भारतीय साहित्य में आंध्र राजवंश या फिर आंध्र सप्ता सातवाहन राजवंश भी कहा गया है, यह प्राचीन भारत का हिंदू अपीलक सातवाहन वंश से संबंधित शासक था। अब इनकी मुद्रा देखते हैं तो इनकी एकमात्र मुद्रा जो है वो बालकोट से प्राप्त हुई है। साथ ही सातवाहन वंश के संस्थापक के रूप में देखें तो श्री शिमुख है और इनके प्रमुख शासकों में सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, यज्ञश्री सातकर्णी प्रमुख राजा थे। और इन्हीं के राजवंश में ऐसा देखा गया है कि समाज तो इनका पितृ सत्तात्मक था, लेकिन ये जो अपने नाम के सामने अपने माताओं के मतलब कि सरनेम से चलते थे। 24वां क्वेश्चन देखे, छत्तीसगढ़ का जिला जो पूर्व में नरबली हेतु चर्चित था, तो कौन सा जिला जो है वो पूर्व में नरबली हेतु चर्चित था? तो ये है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में नरबली को प्रमाण मिला, तब ब्रिटिश शासकों ने इस पर बहुत ही आपत्ति जताई कि ये घटना जो है वो सही नहीं है और इस प्रकार के कृत्य मानव सभ्यता के लिए अपराध पूर्वक है। तब कुछ शासक हुए, जैसे कि कापड़ हुआ, मैकफर्सन हुए, यह बड़े पैमाने पर विरोध किया और उसके बाद ही कुछ शासकों को दंडित किया और उस समय से ही नगली प्रथा का बंद किया गया है। ये कुछ 1825 से 1833 के आसपास इस पर प्रतिषेध लगाया गया और धीरे धीरे कानून बने कि नरबली को समाप्त किए हैं। अब हम आगे देखें 25वां क्वेश्चन, इस क्षेत्र में 5वीं से 6वीं शताब्दी में शासन करने वाले शासक प्रसन्न मात्र किस वंश से संबंधित थे? तो प्रसन्न मात्र जो है वो है सरबपुरी वंश से संबंधित थे। अब प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर प्रसन्नपुर नामक शहर को बसाया है। ये नीलातन मेरला नदी के किनारे है और तिब्बती का नाम बना के जाके पड़ बनहा। सरबपुरी वंश का शासन था 5वीं से 6वीं शताब्दी। इनकी राजधानी थी भाई, इनकी राजधानी थी शिरपुर और इनके जो संस्थापक हुए उनका नाम था सरबराज और ये लोग अपने आप को अमराज्य या अमरंज कुल भी कहते थे। और ये लोग क्या किए कि गुप्तों की अधीनता को स्वीकार कर लिए और साथ ही सरबपुरी राज्य का मतलब कि शासकों का अंत किया पांडु वंशी शासकों ने। अब साथ ही इनका सर्वाधिक प्रसन्न प्रसन्न मात्र बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए। इन्होंने भी सोने व चांदी के पानी चढ़े सिक्कों को चलवाया। अब हम 26वां क्वेश्चन देखें, कामावती नगरी आज किस नाम से जानी जाती है? तो कामावती जो नगरी है वो है डोकरगढ़ के नाम से। कामावती नगरी कहे या काम नगरी कहे या फिर पूर्ण रूप से कामाख्या नगरी कहे, ये तीनों ही नाम डोंगरगढ़ के इतिहास से जुड़े हुए हैं। और किस इतिहास से जुड़े? वीर सिंह की उन तरफ पुत्रियां नहीं हुई थी, वह इन्होंने एक मान्यता के अनुसार इन्होंने काम रूप में अपने एक पुत्र और पुत्री की इच्छा को जाहिर करते हुए माँ बम्बेश्वरी को मतलब कि माँ दुर्गा के स्वरूप को इन्होंने पूजा की और साथ ही महापरिक मंदिर की स्थापना भी कराई। और डोंगरगढ़ कहाँ है बे? तो डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले में बसा हुआ एक शहर है और एक नगर पालिका भी है और ये प्रसिद्ध क्यों है? माँ बम्बलेश्वरी के नाम से। साथ ही यहाँ पर हम देखें तो डोंगरगढ़ रायपुर से 100 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। अब हम आगे देखें 27वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ ने सर्वाधिक समय तक किस शासक ने किस राजवंश में शासन किया? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक जो शासन किए हैं वो है कचूरी वंश। लगभग कितने समय तक शासन किया हो? तो ये कब शासन किए 1000 से 700 सर्वाधिक समय तक। अब कलचूरियों की कुल देवी है भाई गजलक्ष्मी है। कलचूरियों का राजवंश का जो नामकरण हुआ वो कैसे हुआ होगा? तो ये जो नामकरण है वो काली
और चूड़ी दो शब्दों से मिलकर बना है। अब काली का अर्थ है लंबी मूछों वाला और चूड़ी का मतलब होता है तेज चाकू। इसी प्रकार ई हम देखे शासन भी देख लिया और समाधि समय तक शासन किया। साथ ही कचूरी वंश के अंतिम शासक रघुनाथ जी थे। रघुनाथ जी, अब ये रघुनाथ जी तो थे और इनका अंत हुआ और इनके बाद से ही जो वंशा है और इनके बाद में भी जो रायपुर की शाखाएं बनी उनका हम डिटेल बाद में देखते हैं। पहले हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि ये लोग अपने आप को है वंश भी कहते थे और ये अपने आप को अर्जुन के वंशधर भी बताते थे। साथ ही इन्होंने कौन सा शक संवत का इस्तेमाल किया होगा, तो 248 से 249 ईस्वी तक शुरू होने वाले संवत का इस्तेमाल कहते थे। अब छत्तीसगढ़ में कौन से शासक हुए जो कचूरियों के वंश को संस्थापक किए होंगे या फिर आगे बढ़ाए होंगे, तो प्रमुख शासक के रूप में कलिंगराज का उल्लेख छत्तीसगढ़ में मिलता है। साथ ही कचूरियों की राजधानी प्रारंभ में थी कुम्हाड़ी। अब आप आगे क्वेश्चन देखिए, भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ। तो भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ कब में? बड़े नागवंश के काल में 1089 में भोरमदेव मंदिर का निर्माण गोपाल देव, जो कि छठवें राजा थे, इनके शासन काल में भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ। और भोरमदेव में आदिवासी देवता का रूप में पूजा की जाती है और इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि मध्य प्रदेश खजुराहो के समान होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का खुजराहो हो गया है। अब हम आगे देखें, 29वां क्वेश्चन देखें, किस अभिलेख उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया? तो कौन सा ऐसा अभिलेख था? तो उस अभिलेख का नाम है प्रयाग प्रशस्ति और इसकी रचना किसने की? तो हरिशरण ने की प्रयाग प्रशस्ति में। और ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और इन्होंने इनकी जीवनी लिखी है और इस प्रकार इन्होंने बताया कि कहाँ पर इन्होंने किस राजा को पराजित किया होगा। तो इन्होंने कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया और दंडकारण्य के राजा को भी पराजित किया। और इनके प्रयाग प्रसिद्धि को इलाहाबाद स्तंभ ले गया इलाहाबाद पिलर के नाम से जाना जाता है। यह इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर लिखा गया है। अब हम आगे देखें, कवर्धा महल डिजाइन और निर्मित किया गया। तो कवर्धा महल को डिजाइन किसने किया है? तो कवर्धा महल को जो डिजाइन किया गया, पहले ही चर्चा कर दी, महाराजा धर्मराज सिंह के द्वारा किया गया। इन्होंने हाथी गेट का निर्माण भी कराया। साथ ही हम देखें, इस महल के निर्माण में इटालियन मार्बल पहली बार ऐसा कुछ निर्माण किया होगा जिसपे इस टाइप के पत्थर जो है वो यूज कर रहे हैं। सफेद संगमरमर का उपयोग किया और इनके जो गुम्बद बनाए, यहाँ गुम्बद बनाए, इस गुम्बद पर उन्होंने सोने और चांदी की नक्काशी की है। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखें, बस्तर के कोरापुट के नागवंशी राज का अंत किसने किया? तो बस्तर के कोरापुट के नागवंशी राज्य का अंत दुर्ग किया है काकतियों ने। छिंदन नागवन था 1313 में। काकती शासक अन्नमदेव ने इन्हें पराजित किया और एक नए वंश की स्थापना की जिसे कहा गया काकती वंश। आगे देख, 32वां क्वेश्चन, सातवाहन काल के रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि इस काल में भारत का व्यापार रोम से होता था? तो वो ऐसा स्थान है वो है चकनबेड़ा। चकनबेड़ा स्थान से बिलासपुर जिले का स्थान है, वहीं से प्राप्त होता है कि सातवाहन काल में रोम के सिक्के जहाँ पर चले हैंगे। अब थोड़ी सी चर्चा करें, सातवाहन राजवंश के द्वारा अजंता एलोरा गुफाओं का निर्माण किया गया है। सातवाहन शासक चार्ली तांबे सिक्के, शीशे, पोटी और कांसे के सिक्कों को प्रचलन दिया। ब्राह्मणों को भूमि दान दिया। क्यों भूमि दान दिया होगा भाई? तो अपनी जीवन आयु को बढ़ाने के लिए वो ब्राह्मणों को भूमि दान देते थे और इसी क्रम में वे पहले शासक हुए और साथ ही इनका उल्लेख नानाघाट अभिलेख से किया गया है। और यहाँ पर देखें आगे क्वेश्चन 33वां, रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्र पत्र से निम्नलिखित राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो भीमसेन के आरंग ताम्र पत्र से किन राजाओं का उल्लेख हुआ होगा? तो शूर, दयित, विभीषण, भीमसेन
प्रथम, भीमसेन, द्वितीय, दैत्य, द्वितीय, विभीषण, वर्मा आदि सभी यहाँ के शासक थे। और ये कौन सा वंश था बे? तो ये कौन सा वंश था? राष्ट्रीय तुल्य वंश। लगभग चौथी से छठी शताब्दी तक स्थापित होने वाला राष्ट्रीय तुल्य वंश छत्तीसगढ़ के पहला राजवंश था। और इक्कीस संस्थापक जो था वो था शूर। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? तो जानकारी इन से बीती के अनव्य ताम्रपत्र से पूर्ण रूप से जानकारी मिलती है। और इस वंश के बाद कौन सा वंश आया? मतलब छत्तीसगढ़ में दूसरा वंश कौन सा था? तो पर्वतधारक वंश था। तो छत्तीसगढ़ में जो हम पहला वंश देखते हैं वो है राजश्री तुल्य, किम उसके बाद आया था पर्वतधारक पर्वतधारक वंश। अब हम देखें 34वां क्वेश्चन। पुरातत्व विभाग ने 1987 में इन विख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा था? तो कौन से स्थान पर रखे हैं? तो इन्हें तालाबाव में यह भगवान शिव जी की प्रतिमा है। और इनमें बहुत से प्राणियों के मतलब कि चेहरे को लिया गया है और इन्हें पूरे शिव जी को एक रुद्र देवता के रूप में स्थापित किया गया है। अब तालालाओं के बारे में कुछ जानकारी हम देखते हैं। तो 1987 में इनकी खोज किसने की? तो इनकी खोज जो है वो जेडी बेगलर ने की थी। और कब की है की खोज जो है 1873 के आसपास किया है। और पुरातत्व विभाग द्वारा 1987 में किन मूर्ति खोजी है जिनमें बहुत से प्राणियों को चर्चित किया है जिन्हें रुद्र शिव कहा गया है। और साथ ही ये तालागांव कहाँ पर है? तो बिलासपुर से 28 किलोमीटर दूर पर मनयानी नदी के तट पर तालागांव जो है वो स्थित है। और वहीं पर एक जलेश्वर शिव का मंदिर भी है। देवरानी जेठानी मंदिर वहीं पर पास में तालागांव में ही है। और ये भारतीय कला के लिए और मूर्ति कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन जो मंदिर है वही देवरानी जेठानी का मंदिर। साथ ही एक क्वेश्चन लिखे, लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के इतिहासकार स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा गया? तो स्वर्णकाल जो है वो किस शासक के काल को कहा गया? तो महाशिवगुप्त के काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का मध्य मतलब कि स्वर्ण कहा गया। अभी स्वर्ण काल कहने का लॉजिक क्या करना होगा? स्वर्ण काल कहने का मतलब है स्वर्ण से के मतलब कि कला के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय योगदान, साहित्य और जैसे कि और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि अभिलेख मिले होंगे इनके। और क्यों कहा होगा ऐसा? तो समाज कल्याण में भी इन्होंने बहुत ही प्रगतिशील कार्य किए हैं। और महासिद्धुत बनर्जो कहाँ से है? ये पांडुवंशी शासक थे। और एक के शासनकाल में जैसे कि हम कहें तो सर्वाधिक समय तक इन्होंने शासन किया ही। साथ ही इन्होंने धर्म सहिष्णुता के प्रति भी बहुत ही कार्य हुआ। क्योंकि ये शैव वंश की मान्यता के अनुसार ही इन्होंने कार्य किया। लेकिन ये सभी धर्मों के प्रति उदार होने के कारण ही बहुत से ऐसे मंदिर बनाए जो शैव धर्म के नहीं थे।